अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वाकई कोई अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ ये बात कही जा सकती है कि वो ज़माना कबल आज तारीख के किसी बेहानक गोश्तखोर दरिंदे का वजूद था। वैसे इस तरह के दरिंदे छिपकली जैसे होते हैं, लंबाई में 10 से 20 फुट तक, लेकिन ये बड़ा अजीब था। यकीनी तौर पर यहाँ सारे ही जानवर शनासा नहीं हो सकते। बहुत से ऐसे जानवर भी होंगे जिन्हें चश्मे तसव्वुर में भी नहीं देखा हो। नाम वगैरह जानने की बात तो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल ठीक कहते हो। सुबह शायद ऐसे निशानात मिले जो उस जानवर को देख समझने में मदद करें, क्योंकि इस तरफ से और हम लोग उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते कि हमें अब सोना चाहिए। सोना तो चाहिए, लेकिन ये ना भूलिए कि हम यहाँ महफूज नहीं, नौरोज ने कहा। तो फिर मेरा ख्याल है हम में से हर शख्स को 2-2 घंटे पहरा देना चाहिए। आप लोग सो जाइए, मैं बड़े मजे से 2 घंटे गुजार सकता हूँ, प्रोफेसर अहमद ने कहा। तो फिर ये बंदूक आप संभाल लीजिए। हाँ, मुझे दे दो। प्रोफेसर अहमद बंदूक लेकर एक पत्थर पर बैठ गया और इस तरह सुबह तक उन लोगों में हर एक बारी बारी 2 घंटे जागता रहा। सुबह उठकर देखा तो बाड़ के बाहर गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े बिखरे हुए थे और खून के चश्मे से बहकर जम गए थे। लोग समझे कि कई जानवर गुज़श्ता रात मारे गए, लेकिन जब गौर से देखा तो पता चला कि एक ही बड़ा जानवर मारा गया और ये वही जानवर हो सकता था जो उन लोगों की बाड़ के अंदर से देखा था और जिस नौरोज ने भरपूर मुकाबला किया था। दूसरे दोनों प्रोफेसर जिस्म के हर टुकड़े के करीब, जिन पर तेज नाखूनों और दांतों के निशानात थे, अकड़ों बैठकर बहस में उलझ गए। अभी मैं कोई हतमी फैसला नहीं कर सकता, प्रोफेसर गाजी ने एक बड़ा सा गोश्त का पारचा अपने घुटने पर रखते हुए कहा। इस टुकड़े पर चीते जैसे दांतों के निशानात हैं। इसे जिसने भी कत्ल किया वो बहुत ज्यादा ताकतवर और खूनख्वार जानवर है। मैं उसे डोरेलास का नाम दे सकता हूँ, और अगर हम उसे मीगासोर्स कहें तो, प्रोफेसर अहमद ने कहा। चौंका, मेरा तुमसे ताल्लुकात बहुत बेहतर हो चुके हैं, इसलिए मैं इस बात के भी अमकानात को मद्दे निगाह रखता हूँ। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि ये दोनों जानवर इंतहाई खूनख्वार और गोश्तखोर होते हैं और इनका ताल्लुक एक ही खानदान से है, वरना शक्लो सूरत से ये एक दूसरे से कोई ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होते और 10 से 20 फुट तक लंबे होते हैं। हमारी आवाज जितनी भी कम हो उतना ही बेहतर है। खुदा जाने हमारे करीब कौन सा दरिंदा छुपा हुआ बैठा हो, नौरोज ने कहा। तुम्हारा ख्याल है कि हाँ, हो सकता है रात वाला गोश्तखोर जानवर इस वक्त नाश्ते की तलाश में आ जाए और हमें हलाक करे, इसलिए शोर कम मचाइए और होशियार रहिए। हाँ, आप लोग ये बहस जरूर करें कि हर टुकड़ा इन्हीं जानवरों में से किसी एक के हैं। हाँ, मगर ये जानवर कहाँ से आ गए? रात को जिस जानवर को हमने देखा था, हो सकता है उनमें से ही कोई मारा गया हो, प्रोफेसर गाजी ने कहा। खुदा करे वो जानवर दोबारा हमारे सामने ना आए। हारून के मुंह से अचानक ही आवाज निकली और प्रोफेसर गाजी भुएं निचाकर यूं उसकी तरफ देखने लगा जैसे उसे ये बात पसंद ना आई हो। वैसे इस इलाके का एक नक्शा बनाया जाना चाहिए और इसके मुताबिक हर सिमत का सफर किया जाना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करें। वैसे इस तरफ जहां वो घना जंगल फैला हुआ था, आपके ख्याल में ये इस इलाके का दूसरा रुख हो सकता है, लेकिन सर, पहला रुख जितना भयानक है उतना ही खूबसूरत साबित होगा। चुनाता तयशुदा मंसूबे के मुताबिक एक बार फिर वो कुर्बो जवार का जायजा लिया जाने लगा। ये रुख वाकई बहुत खूबसूरत और पुरफिजा था। जमीन बेलों और सब्ज रात तक ढकी हुई थी और हर तरफ रंग बिरंगे फूल हवा के झोंकों से हिल रहे थे। इस जगह उन्हें एक मक्खी नजर आई और उसके बारे में कहा गया कि ये मक्खी रहनुमा मक्खी होती है जो रास्तों का पता देती है। रहनुमा मक्खी के बारे में ये फैसला करने के बाद उसका ताकुब किया गया और ये लोग आगे बढ़ने लगे।
मुट्ठी बराबर जमीन भी ऐसी नहीं थी जहां सब्जी सब्जाजार और फूल ना हों। परिंदों की मीठी मीठी आवाजों से जंगल की फिजा पुर थी और दरख्तों के फल परिंदों के कतरे हुए थे, इसलिए यह कहा जा सकता था कि वो जहरीले नहीं है। चुनाचा इस तहकीक के बाद इन फलों को तोड़कर खाया गया और बेशुमार नए किस्म के मजे उनके मुंह से आशना हुए। लेकिन कुदरत के बनाए हुए इस चमन में फूलदार बेलें उंडी हुई थीं और जमीन पर अजीबोगरीब कदमों के निशानात थे। इसका मतलब है कि मुहीब जानवरों का गुजर यहाँ तक है। ये बात आखिर में तय कर ली गई। वैसे भी ये तय कर लिया गया था कि इस मजबूत पनाहगाह को उस वक्त तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक इसको छोड़ने की अज़ हद जरूरत पेश ना आए। वैसे भी ये तय कर लिया गया था कि इस मजबूत पनाहगाह को उस वक्त तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक इसको छोड़ने की अज़ हद जरूरत पेश ना आए। लेकिन जब से कोई पुरइसरार शय इस जगह मुलाकात को आने लगी थी, तब से ये लोग जल्दी वापस लौटने का फैसला कर चुके थे और ये तय किया गया कि ऐसे वक्त में जब किसी खतरे के अमकानात हों, उन्हें अपनी पनाहगाह में होना चाहिए और इस सूरत हाल को सामने रखते हुए इस पनाहगाह को मजबूत भी रखना चाहिए। लेकिन जब वो वापस लौटे तो उन्हें अंदाजा हुआ कि आज भी कुछ ना कुछ गुम हुआ है, क्योंकि इस जगह के सामान की तरतीब वो नहीं थी जिसे वो छोड़ कर गए थे। इस सिलसिले में आखिरकार तमाम जरूरियात से फरागत होने के बाद सर जोड़कर बैठना जरूरी समझा गया और ये कॉन्फ्रेंस होने लगी कि इस सिलसिले में पूरे दिन की पूरी तफसील नोट की जाए और इस पर बहस की जाए। बहस की इब्तिदा प्रोफेसर अहमद ने की। वो तमाम दिन अफसुर्दा और बेजार से रहे थे और बात बात पर नुक्ताचीनी करते रहे। इसलिए इस वक्त भी जब नौरोज ने उनसे पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो उनके चेहरे पर बेजारी और तलखी के आसार नजर आए। करना क्या चाहिए? आज कल परसों हमें सिर्फ एक ही काम करना है और वो ये कि इस किरदार के बारे में तहकीक करके यहाँ से निकलने का रास्ता इख्तियार करें। जिस कदर मालूमात हमें यहाँ से हासिल होना थी वो हो चुकी हैं, लेकिन इस अजीमो शान पहाड़ी सिलसिले का दूसरा सिरा कहाँ है, ये बात मालूम करना तो तकरीबन नामुमकिन है। अगर ऐसा ही मुमकिन है और ये काम करना ही है तो फिर हमें इस बार एक बहुत बड़ी टीम बनाकर यहाँ आना होगा। इन इंतहाई खौफनाक दरिंदों पर हम 4 आदमी मिलकर ज्यादा से ज्यादा कितनी तहकीक कर सकते हैं, क्या समझे? खुली आंखों से कुएं में गिरना हमाकत है। प्रोफेसर गाजी, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जिस तरह आपने यहाँ तक आने की राह तलाश की है, इस तरह आपकी रहनुमाई में हमें वापस लौटने का रास्ता तलाश करना चाहिए। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि हम जिस काम के लिए आए थे वो पूरा हो चुका है। कैसी बातें करते हो प्रोफेसर अहमद? सीता मुर्तजा से नीचे पहुंचने का सवाल मेरे ख्याल में नाकाबिले हल है। ज़हीन से ज़हीन शख्स भी उसे हल नहीं कर सकता। इसमें कोई शक नहीं कि हम यहाँ गैर महफूज हैं और हमें बहरहाल यहाँ से वापसी का सवाल जरूर उठाना होगा। लेकिन कम से कम मैं इस वक्त तक अपनी जगह से जाने के लिए तैयार नहीं हूँ जब तक हम इस पूरे इलाके का मुआयना नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि इस जगह का मुकम्मल नक्शा बनाकर हम इसे अपने साथ ले जाएं और जैसा कि प्रोफेसर अहमद ने कहा कि अगर इस सिलसिले में कभी मजीद मालूमात हासिल करने का इरादा हो तो एक पूरी टीम बनाकर लाएं। प्रोफेसर अहमद का चेहरा सुर्ख हो गया था। उसने कहा, हमने बहुत वक्त इस जगह घूमने में सिर्फ कर दिया है। हमें जिस कदर यहाँ के हालात मालूम हो चुके हैं, बहरहाल इतना काफी है। सीता मुर्तजा पर घने जंगलात फैले हुए हैं। हम अगर उन जंगलों में जा घुसे तो महीनों उनकी भूल भलियों में भटकते रहेंगे। हाँ, अगर उस जगह कोई बुलंद पहाड़ होता तो दूसरी बात थी, हम उस पर चढ़कर कोई नक्शा तैयार कर सकते थे, लेकिन ऐसी कोई चीज तो यहाँ नहीं है। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ कि जब बहस यूं उलझ जाती है और कोई रास्ता सुझाई नहीं देता तो आमतौर से ये होता है कि वक्त खुद ब खुद अपनी तरतीब करता है।
एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर इस दरख्त से जो हमारा इस जगह पर साया फगन है वॉच टावर का काम किया जाए तो ये गुत्थी सुलझ सकती है। नौरोज के इन अल्फाज ने एक बार फिर सनसी पैदा कर दी। वाकई वो जब भी बोलता कोई ऐसे पते की बात बोलता था या जब भी अमल करता कोई ऐसा अमल करता था उसके बेहतरीन नताइज निकल सकते थे। चुनाचा दरख्त की बुलंदियों का जायजा लिया जाने लगा और ये बात प्रोफेसर गाजी ने भी तस्लीम की कि अगर इसकी आखिरी टहनी पर बैठकर दूर दूर तक देखा जाए तो इस जगह का नक्शा तैयार किया जा सकता है। और ये काम हारून के सुपुर्द ही किया गया क्योंकि हारून ने दरख्त पर चढ़ने की मशक का इजहार किया था। उसने कहा कि वो बुलंद से बुलंद और चिकने से चिकने दरख्त पर बंदर की तरह बाआसानी चढ़ सकता है। बहरहाल ये काम कर सकता है तो फिर अगर उसकी जिम्मेदारी लगाई जाए तो वह ये सूरत हाल सर अंजाम दे। प्रोफेसर गाजी भी हंस पड़ा और बोला, वाह, तो तुमने कमाल की बात कही। बहरहाल हमें इस सिलसिले में गौर करके ही फैसला करना पड़ेगा, लेकिन आज नहीं, ये काम हम कल पर उठा रखते हैं। नौरोज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ये सिफत तो पहले ही पता ही नहीं थी। बहरहाल अब हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे और हमें दरख्त पर चढ़ाने के लिए तैयार करेंगे और उसके बाद तुम अपना काम करोगे। हारून वो लम्हे तक खामोश रहा, फिर उसने गर्दन हिलाई। वो लोग इस बात के लिए तैयार हो गए थे कि दूसरे दिन सुबह हारून इस दरख्त पर चढ़े और अपने अमल का आगाज कर दे। लेकिन रात हुई तो हारून ने प्रोफेसर गाजी से कहा, प्रोफेसर गाजी, मेरा ख्वाब अधूरा रह गया है। मैं हैरान हूं कि आप किस तरह ख्वाब बयान कर रहे थे और मुझे यूं लग रहा था जैसे वो मनाजर मैंने मुकम्मल तौर पर ख्वाब में देखे हों जिनका तज़किरा आप कर रहे थे। इससे आगे का ख्वाब क्या आप मुझे सुनाएंगे या फिर मैं आपको बताऊं? प्रोफेसर गाजी हंस पड़ा, फिर बोला, असल में तुम्हारा मसला भी बड़ा अजीब है। मैं तुमसे पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि उन लोगों में सिर्फ इसलिए अपने साथ लाया था कि ये मेरी तहकीक का मजाक उड़ाते थे। और आज आप प्रोफेसर अहमद बेचैनी से सारी बातों का एतराफ करते हुए वापसी का तकाजा करता है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उससे ये कह दूं कि प्रोफेसर अब यहाँ से वापस जाने का तसव्वुर दिल से निकाल दो। जिंदगी के जितने शब रोज गुजरने हैं यहीं गुजर जाएंगे और उसके बाद अगर कभी हाल में कोई यहाँ तक पहुँच सका तो वह तुम्हारा इंसानी ढांचा देखकर कहेगा, यकीनी तौर पर कोई बड़ा मुहक्किक होगा जिसने यहाँ तक का सफर किया। प्रोफेसर गाजी ने कहका लगाया और अपनी इसी बात का लुत्फ लेता रहा। हारून खामोशी से उसे देख रहा था। हारून की निगाहें किसी ऐसी चीज को तलाश कर रही थीं जो उसे दरख्त की बुलंदियों तक पहुंचने में मदद कर सके। और जब इंसान कुछ तय कर लेता है तो कुदरत खुद उसकी मदद करती है। दरख्त के तने में ऐसी मोटी मोटी गांठें थीं जिन्हें संभाल कर उनके जरिए ऊपर चढ़ा जा सकता था। उन गांठों के ऊपर मोटी और पतली टहनियां। चुनाचा हारून को खासा अत्मीनान हासिल हुआ और वो अपनी दानस्त में खासी तेज रफ्तारी से उन पर चढ़ने लगा। नीचे का ख्याल उसने जहन से निकाल दिया था। चुनाचा चंद ही लम्हों में जमीन निगाहों से उजल हो गई और वो रफ्ता रफ्ता वो इस कदर बुलंदी पर जा चढ़ा कि प्रोफेसर गाजी की आवाज किसी कुएं की गहराई में से आती हुई महसूस हुई जो उसे कुछ कह रहा था। ये दरख्त जैसा कि नीचे ही से देखा जा चुका था काफी घना और बुलंद था। नीचे और ऊपर हरे हरे पत्तों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। काफी बुलंदी पर पहुंचने के बाद हारून एक टहनी का सहारा लेकर रुका। बाईं तरफ एक घनी बेल का पर्दा सा पड़ा हुआ था। चुनाचा हारून ने उस बेल के दूसरी जानब झांकने की कोशिश की और बारे हैरत और खौफ के अपना तवाज़ुन खो बैठा। उसके पैर लर्ज का टहनी पर से फिसले और अगर गैर इख्तियारी तौर पर आसाबी अमल के तहत वो करीब की दूसरी टहनी ना पकड़ लेता तो इस वक्त बुलंदी से गिरने के बाद उसके बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाते और उसमें जिंदगी बाकी ना रहती। जहां वो था वहां से कोई 2 फुट दूर एक चेहरा उसे देख रहा था और जिसका ये चेहरा था वो शायद बल्कि दूसरी आराम कर रहा होगा। उसने उस वक्त उसकी तरफ देखा था जब हारून की निगाहें उसकी तरफ उठी हुई थीं। ये एक अजीबोगरीब चेहरा था। पहली निगाह में कोई इंसानी चेहरा मालूम हुआ था। अगर उसे गौर से देखा जाए तो वो इंसान और बंदर के चेहरे का मिला जुला सा अंदाज था। इस पूरे चेहरे पर काले महासे फैले हुए थे। नाक बिल्कुल चपटी, चेहरे का निचला जबड़ा आगे की तरफ निकला हुआ था और सख्त बालों से भरपूर था।
अगर गलत कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उसकी दाढ़ी थी, जिसके बाल पुरुष के बालों की तरह सख्त मालूम होते थे। घनी भुवों के तले उसकी वैश्याना आंखें भयानक तौर पर चमक रही थीं। एक लम्हे के लिए हारून और वो एक दूसरे को देखते रहे और फिर अचानक ही उसने अपना भार सा मुंह खोला। उसके मुड़े हुए और कुत्ते के दांतों जैसे तेज दांत नजर आए। उसकी आंखें शैतानी नफरत का अजहार कर रही थीं। फिर अचानक ही पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। घड़ी भर के लिए हारून ने उसके जिस्म की एक झलक को देखा जो सुर्ख सुर्ख बालों से भरा हुआ था, और उसके बाद उसने दरख्तों की शाखें छोड़ दी और कूदता हुआ निगाहों से उज्जल हो गया। नीचे से नौरोज की आवाज सुनाई दी जो बहुत मदम थी। क्या बात है हारून, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? हारून ने अब अपने आप को संभाल लिया था, हालांकि जिस्म में अब भी लर्ज़िशें तारी थी। वो चीख कर बोला, इसे देखा तुमने? इसे देखा? कुछ ऐसी आवाजें आई जैसे तुम्हारा पैर फिसल गया हो। क्या हुआ था? अब इतनी बुलंदी से चीख चीख कर हारून अपने साथ होने वाले वाक़े की तफसील तो नहीं बता सकता था, हालांकि उसका दिल चाह रहा था कि नीचे जाकर अपने साथियों को इस भयानक वजूद के बारे में बताए, लेकिन नीचे जाना भी कोई आसान बात नहीं थी। वो एक लम्हे तक गौर करता रहा और अपने हवास दुरुस्त करने की कोशिश करता रहा। हारून ने उन पर कोई तवज्जो नहीं दी। अब जब इतनी बुलंदी तक आया था तो अपना काम कर ही लेना चाहिए था। इस वक्त भी उसकी इजाजत नहीं दे रहा था। शाम होने के करीब थी। सीता मुर्तजा की मुकम्मल चौड़ाई इस दरख्त पर से तकरीबन 20 मील और लंबाई 30 मील के करीब मालूम हो रही थी। उसकी साखत कुछ अजीब सी थी। यूं लगता था जैसे किसी बड़ी देगची का ऊपरी ढक्कन हो जो उल्टा पड़ा हुआ चारों तरफ की जमीन ढलवान थी और बीच में बने हुए तालाब पर जाकर खत्म हो जाती थी, और तालाब कोई 10 मील के कसर में होगा और वो सरसब्ज चादर की सुनहरी धूप में झिलमिला रहा था। तालाब के किनारे पर झाड़ियों की गोड़ सी लगी हुई थी और तालाब के बीच में रेत के जजीरे उभरे हुए थे, और उन रेतले जजीरों पर कई साए जो मगरमच्छ से बड़े नजर आ रहे थे पड़े हुए थे। हारून ने अपनी गले में लटकी हुई दूरबीन उठाई और उन सायों को गौर से देखने लगा। वो जिंदा वजूद थे और हरकत कर रहे थे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या हैं। मगरमच्छ तो वो है नहीं, मगर अंदाज बिल्कुल वैसा ही था। फिर वो जगह जहां उन लोगों के क़यामगाह भी नजर आई, दरख्तों से भरे हुए ढलान जो 60 मील तक तालाब के किनारे किनारे फैले चले गए थे। फिर कुछ ही फासले पर उसे प्रोडक्टाइल का अड्डा नजर आया जो नाक की सीध में फैले हुए खित्ते में मौजूद था। दूसरी सिमत सुर्ख रंग की पहाड़ियां थी और उनमें अंधेरे से सुराख नजर आ रहे थे। दूरबीन से पता चला कि वो सुराख तादाद गारों के दहाने हैं। एक गार के दहाने पर कोई सफेद सफेद चीज नजर आ रही थी। खुदा जाने वो क्या चीज थी। हारून ने यहाँ बैठकर जल्दी जल्दी उस जगह का नक्शा बनाया, यहाँ तक कि सूरज गरूब हो गया और पुर-इसरार सरजमीन में तारीकी फैलने लगी। तेज रफ्तारी से फैली हुई इस तारीकी की मुकम्मल तौर पर फैल जाने से पहले हारून को नीचे उतर जाना था ताकि दरख्तों की शाखें नजर आती रहें। चुनाचा वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा, और जब वो नीचे पहुंचा तो उसने अपने साथियों को देखा जो दरख्त के तने से टेक लगाए बैठे उसका इंतजार कर रहे थे, और उनकी बेचैन निगाहें इस बात की गवाही कर रही थीं कि वो हारून के सही सलामत उतर जाने के मुंतजिर हैं। तीनों ने बड़े गर्म जोशी से हारून को गले से लगाया और उसके बाद हारून उन्हें बिन मानस के बारे में बताने लगा। और ये एक दिलचस्प बात है और मेरा तर्जिया भी, जब से हम यहाँ आए हैं बिन मानस वहीं हमें बैठे हुए देखा करता था। ये अंदाजा तुमने कैसे लगाया हारून? नौरोज ने पूछा। मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि कोई शैतानी कुव्वत हमारी नकलो हरकत पर निगाह रखे हुए है, और प्रोफेसर गाजी, मैंने आपसे ये बात कही थी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, तुम्हारी ये हिस्स बड़ी शानदार है। अच्छा ये बताओ, बिन मानस के बारे में कोई ऐसा अमल खास तौर से मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो अपना अंगूठा हथेली से लगा सकता था? हारून ने हैरान निगाहों से प्रोफेसर गाजी को देखा। ये एक अजीब सवाल था जो उसकी समझ में नहीं आ सका, और वो ये अंदाजा भी नहीं कर सकता था कि प्रोफेसर गाजी ने ये बात अज़राहे मजाक कही है या फिर उसमें संजीदगी है या इसकी कोई तहकीक।
हारून ने कहा, इतना अंदाजा भला कौन लगा सकता है? दम थी उसकी? नहीं, मेरा ख्याल है उसकी दुम नहीं थी, और उसके पैरों के पंजे भी उसके हाथों के पंजों जैसे होंगे 100%। अगर वो अपने पैरों के पंजों से भी टहनियां पकड़ सकता, मेरा मतलब है अगर ना पकड़ सकता तो इतनी तेजी से एक दूसरे दरख्त पर छलांग लगाकर नजरों से उज्जल ना हो जाता। नौरोज, बंदरों की कई किस्में मैंने भी देखी हैं, लेकिन ये इंसान नुमा बंदर या बंदर नुमा इंसान नापीद हैं। अलबत्ता देखो, ये उस वक्त यहाँ मौजूद हैं और मैंने ये नतीजा अखज़ किया है कि ये बिन मानस है, जो इंसान और बंदर के बीच की गुमशुदा कड़ी है। अब हमें यह तहकीक करनी है कि बिन मानस इंसान से किस कदर करीब और बंदर से इतना दूर है। बतौर साइंसदान उन पर तहकीक करना हमारा फर्ज है। अगर हमें यह कड़ी मिल गई तो बंदर से इंसान बनने तक की तमाम अर्तकाई मनाजिल का एक मुकम्मल सिलसिला तय हो जाएगा। क्या नायाब मौका मिला है, हम दुनियाए साइंस में एक तहलका खेज मालूमात दर्ज करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। नौरोज का लहजा ना जाने क्यों सख्त हो गया, फिर वो अपना लहजा बदल कर बोला, अब जबकि हमें इस जगह के बारे में इस कदर मालूमात हासिल हो गई हैं तो हमें इस बेजार से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ये कम हिम्मती है, बुज़दिली है, प्रोफेसर गाजी ने कहा। उस वक्त तक हमने जितनी भी तहकीकात कर ली वो काफी है, बाकी की तहकीकात दूसरों के लिए छोड़ दीजिए प्रोफेसर, हमारे बाद भी कोई किसी महम का बेड़ा उठाएगा। वैसे हारून जिस वक्त दरख्त पर चढ़ा उस वक्त भी हम सब इस बात पर मुतफिक थे कि हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। वैसे यहाँ से निकलने की कोई तजवीज अगर तुम्हारे जहन में है तो मुझे बताओ, प्रोफेसर गाजी ने किसी कदर लापरवाही से कहा। यूं लगता है जैसे उसे ना जिंदगी से दिलचस्पी हो ना मौत से, या ये जिंदगी और मौत सिर्फ उसकी अपनी तहकीकात थी। वो अपना घर भी भूल चुका था, अपने बीवी बच्चे तो खैर उसके थे ही नहीं, शायद उनकी दिलेरी की वजह थी। आज जो कारनामा तुमने सर अंजाम दिया है, इसलिए जरूरी है कि मैं समझता हूं तुम्हें कोई ख्वाब भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दिमागी थकन ख्वाब को मुंतशिर कर सकती है और तुम कोई उल्टी सीधी बात भी देख सकते हो, मगर वो सारा माहौल मेरे जहन से निकलता जा रहा है। निकलने दो, वक्त तुम्हें खुद अपने रास्ते पर ले आएगा। तुम वक्त के रास्तों पर चलने की कोशिश मत करो, क्या समझे? बहरहाल इसके बाद हारून को खामोशी इख्तियार करना पड़ी, लेकिन अपनी जगह लेटकर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी निगाहें प्रोफेसर अहमद का जायजा ले रही थी, जो इस वक्त पहरे पर थे और बंदूक घुटनों पर रखकर अलाव के पास ऊँग रहे थे। उनका सर झुकता जा रहा था। नौरोज कंबल में दुबका बड़े इत्मीनान से सो रहा था और प्रोफेसर गादी की त्यूंद में मद्दोजजर पैदा हो रहा था। उसके खराटे कुछ ऐसी ही आवाज पैदा कर रहे थे जैसे कुत्ता और बिल्ली आपस में झगड़ रहे हों। हवा खनक थी और सनसान और बियाबान माहौल में जर्द चांद अकेला रींग रहा था। दफतन ही बिजली की सी तेजी के साथ एक ख्याल हारून के जहन में कूद गया। उसने सोचा, क्यों न इस वक्त वो चुपके से इस जगह से निकल जाए, और अगर वो किसी तरह कोशिश करके दरमियानी तालाब के तक पहुंच जाए और सुबह होने से पहले कुछ नवारदात वहां से लेकर वापस आए तो उन लोगों पर उसका कितना रोब पड़ जाएगा। ये एक जबरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया जाना तस्वर किया जाएगा। इसके अलावा अगर कल सुबह यहाँ से निकलने की कोई जगह मिल गई जो उनके लिए कार आमद हो तो फिर मैं ऐसा तन्हा शख्स हूँगा जो उसके तालाब के इसरार जानता हूँगा। उसे दीवानगी कहा जा सकता है, क्योंकि आम हालत में हारून इस कदर जज्बाती नौजवान नहीं था कि ख्वाम खा कुछ करने की कोशिश करे, लेकिन बात वही होती है कि वक्त की लकीरें खुद ब खुद तरतीब पाती हैं और सोचने समझने की कुव्वतें खत्म हो जाती हैं। चुनाचा उसने खामोशी से बंदूक उठाई, कारतूसों से कोट की जेब भरी और फिर प्रोफेसर अहमद की तरफ देखा जो शराबी नशे की हालत में झूम रहा था। बहरहाल हारून ने उस जगह के दरवाजे से चंद कलाबाजियां हटाईं और बाहर की तरफ रेंग गया। कोई 100 गज का फासला तय किया होगा। उसने कुर्बो जवार में इंतहाई शदीद खौफ का एहसास दिला रहा था और ये भी अजहार कर रहा था कि कहीं ये जल्दबाजी कोई हमाकत ना हो, लेकिन अनोखी मालूमात के लाफानी खजाने से अपने साथ लेकर उन लोगों पर अपना रोब डालने की ख्वाहिश से आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। माहौल ऐसा था
कि बड़े बड़े सूरमाओं के पित्ते पानी हो जाएं। बुलंदो बाला दरख्त यूं चुपचाप खड़े हुए थे जैसे किसी नामालूम खौफ के ज़ैर असर सकते में आ गए हों। खौफो वहरास की एक पुरअसरार कैफियत फिजा की नथ नस में रची हुई थी। दरख्तों की टहनियां आपस में यूं मिल गई थीं जैसे चांदनी का सहारा लेकर हारून आगे बढ़ा था। यहाँ उसका कोई पता नहीं था। कहीं कहीं नूर की एक लकीरें टहनियों के जाल में लटकती हुई नीचे उतर आई थीं, लेकिन उससे माहौल और भी भयानक हो जाता था। हर तरफ गहरी खामोशी तारी थी। उस खामोशी में हारून को अपने पैरों की हल्की सी चाप भी बड़ी धमक मालूम हो रही थी। दरख्तों के नीचे इस कदर तारीकी थी कि हाथ को हाथ सुजाई नहीं देता था। बहरहाल रफ्ता रफ्ता उसकी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गई, और जब उसने अंधेरे में निगाहें जमाई तो कदम कदम पर उसे झाड़ियों के झुंड नजर आए, जिनके बीचों बीच गारों जैसे दहाने बने हुए थे। क्या कहा जा सकता था कि इस पुरअसरार जमीन पर, जिसका तसव्वुर सिर्फ ख्वाब में किया जा सकता है, क्या कुछ पोशीदा है। हकीकत यह है कि हारून दीवानगी की हालत में दलेरी तो दिखा चुका था, लेकिन अब उसके हाथ पांव ठंडे होते जा रहे थे। मुर्दाखोर जानवर यहाँ मौजूद होंगे। उनकी खौफनाक सूरत हारून की निगाहों के सामने घूम गई। अगर उनमें से कोई जानवर किसी गार के दहाने से निकलकर उस पर हमला कर दे तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बहरहाल एक लम्हे के अंदर कुछ ने कुछ सोचा, फिर अपनी जेब से कारतूस निकालकर बंदूक में भरने का फैसला किया, लेकिन दफतन ही उसका दिल उछलकर जैसे हल्क में आ गया। जल्दी में वो राइफल की बजाय एक्सप्रेस की शॉट गन उठा लाया था। ये शॉट गन तो किसी काम नहीं आ सकती थी। उसने एक लम्हे में सोचा कि फौरन यहाँ से वापसी के लिए भाग जाए, लेकिन ना जाने क्यों फिर दिल पर यही असर हुआ कि कुछ न कुछ करके यहाँ से वापस जाए, कोई ऐसा कारनामा जो उन लोगों को हैरान कर दे। वैसे भी उनके दिलों में इस कदरों कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बहरहाल थोड़ी देर के बाद वो यहाँ से आगे बढ़ गया। जंगल की वहशतनाक खामोशी उसके आसाब को लर्जा रही थी। एक अनजाना सा खौफ उसके दिल पर मुसल्लत होता जा रहा था। कुछ फासले पर उन महीब जानवरों का मैदान मौजूद था। इस वक्त तमाम मैदान जार चांदनी में ऊँग रहा था। खौफनाक जानवर झाड़ियों के पीछे आराम कर रहे थे, क्योंकि मैदान में कोई मुहीब जानवर नजर नहीं आ रहा था। चुनाचा हारून तेज तेज चलता हुआ उस मैदान को अबूर कर गया और आखिरकार एक चश्मे के किनारे किनारे सामने की सिमत चला तो यकीनन दरमियानी तालाब के किनारे पहुंच जाऊंगा। और वहां से लौटते वक्त भी वो चश्मे के किनारे पहुंच गया। ये चश्मा तालाब की सिमत बह रहा था। उसने सोचा कि अगर चश्मे के किनारे किनारे आऊंगा और यूं रास्ता तलाश करने में मुझे दिक्कत नहीं उठाना पड़ेगी। बहरहाल ये फैसला करने के बाद हारून चल पड़ा। कई जगह ये चश्मा झाड़ियों के बीच में से गुजरता था, जहां से गुजरना तकरीबन नामुमकिन था। चुनाचा वो उसके बहने की आवाज से कान लगाए अंदाजन चलता रहा। इस दौरान वो उन खौफनाक प्रोडक्टाइल के अड्डे के बिल्कुल करीब से गुजरा, जिन्हें वो दूर से देख चुके थे। अभी वो 2-4 कदम ही चला था कि उसे एक आहट सुनाई दी और करीब ही में एक प्रोडक्टाइल अपने 20 फुट लंबे बाजू फैलाकर उड़ा। हारून जल्दी से एक झाड़ी के नीचे दुबक गया और इस वक्त तक दम साधे दुबका रहा जब तक ये प्रोडक्टाइल चक्कर लगाकर वापस अपनी जगह पर नहीं बैठ गया। तब वो खामोशी से अपनी जगह से उठा और धड़कते दिल से आगे बढ़ा। रात इस कदर खामोश थी कि किसी तरफ कोई हल्की सी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक ही हारून को ठटकना पड़ा। वो गौर से उस आवाज को सुनने लगा जो सामने से आ रही थी। उसने दिल को मजबूत किया और शॉट गन हाथ में लेकर पंजों की बल चलता हुआ आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, आवाज तेज और साफ होती जा रही थी, यहाँ तक कि इस आवाज के बिल्कुल करीब जा पहुंचा और सांस रोककर खड़ा हो गया। आवाज यूं आ रही थी जैसे तेज आग पर चढ़ी कीतली में पानी उबल रहा हो। उस आवाज के और हारून के दरमियान सिर्फ एक झाड़ी हायल थी। आखिरकार उसने झाड़ी को अबूर किया और खुली फिजा में देखा। खुली जगह के बीच में एक छोटा सा तालाब बना हुआ था, जिसकी सतह पर बुलबुले उठ उठकर फूट रहे थे और उनमें से भाप निकल रही थी। इर्द गिर्द की फिजा इस कदर गर्म थी और ऐसे मालूम होता था जैसे तंदूर में बैठे हों। आसपास की जमीन तांबे की तरह तप रही थी और हारून को यह एहसास हो रहा था कि अगर नंगे पांव यहाँ आ जाए तो उसके तलों में आबले पड़ जाएं। आतिश फशानी जल्जले की वजह से यह खित्ता ऊपर उठ गया था। उसका दहाना अब भी नीचे की तरफ
कहीं ज्यादा गर्म था और इसका सबूत उबलते हुए कूल तार का बना तालाब था। हारून सुबह से पहले अपनी क्याम गाह तक पहुंच जाना चाहता था। इसके अलावा फिजा और जमीन इस कदर गर्म थी कि वहां खड़ा रहना मुश्किल था। चुनाचा उस तारकूल के तालाब का ज्यादा देर तक मुताला नहीं कर सका और वहां से भी आगे बढ़ गया। मैदान में वो दरख्तों और झाड़ियों के साए में चलता कि कहीं दरिंदे की नजर उस पर ना पड़ जाए, और जहां घने दरख्तों का सिलसिला शुरू हो जाता वहां भी वो दम साधे पंजों के बल चलने लगता। कभी दाएं और बाएं की टहनियों से चटकने की आवाजें आती और कोई मुहीब जानवर नींद में सर उठाकर करवट बदलता और सो जाता। कई मर्तबा उसने इरादा किया कि वापस लौट जाए, लेकिन ना जाने क्यों एक अजीब सी कुव्वत उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। ना जाने ये कौन सा एहसास था जिसने शदीद तर खौफ के बावजूद उसके कदम पीछे नहीं हटने दिए, और आखिरकार वो घने जंगल से बाहर आ गया। इस वक्त कलाई पर बंधी हुई घड़ी 1 बजा रही थी। कुछ देर के बाद वो दरमियानी तालाब के किनारे पर खड़ा हुआ था। प्यास बड़े जोर से लग रही थी। चुनाचा उसने पेट के बल जमीन पर लेटकर अपने होंठ पानी की सतह पर रख दिए। पानी ठंडा और मीठा था। करीब ही एक बड़ी सी पिगडंडी बनी हुई थी जिसके इर्द गिर्द झाड़ियां कुचली हुई थीं। ये वो घाट था जहां से सीता मुर्तफा पर बसने वाले जानवर पानी पीते थे। तालाब के किनारे घाट पर एक करीबी चट्टान पड़ी हुई थी। कुछ देर सोचने के बाद हारून उसकी जानब बढ़ा और चट्टान पर चढ़ने लगा और पेट के बल उस चट्टान पर लेट गया। सबसे पहले उसकी नजर सामने की पहाड़ियों पर पड़ी। दरख्त पर से जब उसने पहाड़ियों की तरफ देखा था तो उनमें उसे तारीक धब्बे नजर आए और उसने उन्हें गारों के दहाने कहा था। इस वक्त वो इन गारों के दहाने के करीब ही था, लेकिन ये देखकर उसकी आंखें हैरत से फट गईं कि गारों के दहाने रोशन थे। एक लम्हे तक वो इस रोशनी पर गौर करता रहा और उसने सोचा कहीं आतिश फशानों पर लावा ना हो जो सलूक कर उबल रहा हो, लेकिन ये रोशनी पर गौर करता रहा और लावे के बारे में उसे सही तौर पर अंदाजा नहीं था, लेकिन उसे ये मालूम था कि जमीन में होता है और बुलंद गारों में इसका वजूद नामुमकिन है। तो फिर क्या वो आग है? लग तो यही रहा था कि वो आग है, क्योंकि रोशनी की तरह वो लर्ज भी रही थी। यकीनन गारों में अलाव मौजूद थे और आग सिर्फ इंसान ही जला सकता है। तो क्या इस सदियों पुरानी दुनिया में इंसान भी मौजूद है? यकीनन, लेकिन वो कौन लोग हैं, कैसे हैं? इन सवालात का जवाब तो आसानी से नहीं मिल सकता था। लेकिन बात थोड़ी देर तक पाया तकमील तक पहुंच गई। उन गारों में इंसान रहते हैं और उन्होंने आग जलाई है। हो सकता है इन लोगों की मदद से हमें यहाँ से निकलने की राह मिल जाए। उसने सोचा अगर ऐसा हो जाए तो एक अजीबोगरीब ख्याल उसके दिल में जन्म लेने लगा। फिर उसने सोचा ये उसका मामला नहीं है, उसे वापस तो जाना ना जाना तो प्रोफेसर अहमद नौरोज और प्रोफेसर गाजी का मसला है। गाजी के बारे में वो ये कह सकता था कि गाजी को यहाँ से जाने में कोई दिलचस्पी नहीं और इस वक्त मेरा वहां तन्हा जाना मुनासिब नहीं है। मुमकिन है मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊं। बहरहाल ये एक दानिशमंदाना सोच थी। उसने अपने अंदर एक अजीब सी कश्मकश को महसूस किया और फिर एक बार उस तालाब पर निगाह डाली। चांदनी में दुली चादर की तरह ये तालाब जगमगा रहा था और उसकी सतह पर दायरे और लहरें बन रही थीं, जिनसे पता चलता था कि तालाब पानी के जानवरों से भरा हुआ है। कई मर्तबा सुनहरी मछलियों ने फिजा में छलांग लगाई। घड़ी भर के लिए उनके बदन पानी में तैरे और रोपूश हो गए। तालाब की सतह पर जगह जगह रेत के जजीरे बने हुए थे। उन जजीरों पर जिंदगी के आसार नजर आ रही थी। अचानक ही उनमें से किसी जजीरे पर किसी चीज ने हरकत की और हारून ने निगाहें उस पर जम गईं। बतख की किस्म का कोई बहुत बड़ा आबी जानवर था जो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ उस तरफ जा रहा था। फिर अचानक ही उसने पानी में छलांग लगा दी। कुछ देर तक उसकी लचकीली सतह आप पर आती रही, फिर वो गोता लगा गया। लेकिन अभी हारून इन्हीं नजारों पर इन्हिसार किए हुए था कि उसे कदमों की आहटें सुनाई दी और वो जल्दी से अपनी जगह दुबक गया। वो बज़ाहर चौपाए नजर आ रहे थे, लेकिन गौर से देखने पर उनकी साखत बिल्लियों जैसी नजर आई, लेकिन उनके कदों कामत बहुत बड़े थे। दोनों दबे कदमों पानी की जानब आ रही थीं और फिर उन्होंने पानी में मुंह डाल दिए। उनकी लंबी लंबी जुबानें पानी को छू रही थीं। कुछ देर बाद एक बड़ा सा हर्तशाह की तरफ कदम उठाता हुआ आया और उसने अपनी गर्दन पारी पर झुका दी। इतना बड़ा हरियल दुनिया के हिस्से में नजर नहीं होगा। हारून फटी फटी आंखों से उस सहरजमीन को देखता रहा।
उस जानवर के चलने से जमीन लर्ज रही थी और यह जानवर इसी तालाब की जानब आ रहा था। अचानक ही हारून का दिमाग चकरा कर रह गया। उसे ख्याल आया कि इस हौलनाक जानवर को उसने पहले भी कहीं देखा है। उसकी कुबड़ा पेट पर एक कतार में ऊंचे ऊंचे कोहान बने हुए थे, दुम पर कीलें लगी हुई थीं। इस जानवर को उसने कहाँ देखा? हारून ने दिमाग पर जोर डाला और उसे याद आ गया। यह वही जानवर था जिसकी तस्वीर अंग्रेज मुसव्विर की स्केच बुक पर नजर आई थी। यह स्केच बुक पर प्रोफेसर गाजी ने इसे दिखाई थी। इस वक्त वही जानवर उनके सामने जागता मौजूद था और इतना करीब कि वो उसे अच्छी तरह देख सकता था। फिर जानवर के पानी पीने की आवाज ने दूर दूर तक कुदरती माहौल को सकूत तोड़ दिया। कोई 5 मिनट तक वो पानी पीता रहा और हारून दम साधे लेटा रहा। अगर उसके सांस लेने की आवाज भी उभरती तो मुमकिन है जानवर उसकी जान मतवज्जा हो जाता और उसके बाद क्या होता ये हारून नहीं जानता था। बहरहाल जानवर ने अपनी प्यास बुझाई और जंगल में घुसकर निगाहों से उजल हो गया। मेरे खुदा, अजीबो गरीब चीज है ये माहौल और ये दुनिया। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो 2:30 बज रहे थे। बहरहाल अब यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। वापसी के रास्ते मुश्किल नहीं थे क्योंकि वह जिस चश्मे के किनारे किनारे चलता हुआ यहाँ तक आया था उसके किनारे चलता चलता अपनी मंजिल तक पहुंच सकता था। अलबत्ता उसका दिल खुशी से उछल रहा था। जो कुछ उसने देख लिया था वो इतना था कि जब वो अपना ये कारनामा दूसरे दोनों प्रोफेसरों को सुनाएगा तो वो उसके दीवाने हो जाएंगे। उसने उन गारों का राज मालूम कर लिया था कि जो जानवर को जिंदा देखा था वो जो सिर्फ एक तसव्वुराती जानवर था। बहरहाल उसने अपनी क़यामगाह की जानब कदम बढ़ा दिए। वो दूसरी सोचों में डूबा हुआ ये फैसला तय कर रहा था, क्या जिंदगी है, कहाँ जाए उसे। ऐसे वक्त में उसने जिंदगी को अपनाया था जब दौलत उसके कदमों में ढेर थी, जब वो अपने माहौल में एक रईस आदमी की हैसियत से जिंदगी गुजार सकता था। इन्हीं ख्यालों और सोचों में डूबे हुए तकरीबन आधा रास्ता तय हो गया, लेकिन फिर उसकी ये मोहियत क्योंकि पीछे से आती हुई आवाज ने ख्यालों के रंग बिखेर दिए थे। उसने गौर से उसको सुना। एक हौलनाक घुराहट की आवाज थी, इंतहाई गहरी और भयानक। एक लम्हे में अंदाजा हुआ था कि कोई इंतहाई खौफनाक दरिंदा करीब तरीन मौजूद है। औसान खता हो गए जिस्म बर्फ की तरह, और उस भयानक माहौल में कोई भी ऐसा अजनबी वजूद जिंदगी को मौत से आशना करने किसी भी लम्हे आ सकता था। कुछ नहीं कहा जा सकता था। बहरहाल डरते डरते गर्दन घुमाकर देखा जो चारों तरफ गहरा सकूत छाया हुआ नजर आया। सामने चांदनी फैली हुई थी और जगह जगह झाड़ियां बाल बिखराए चड़ीलों की तरह नजर आ रही थीं। कुछ भी नहीं था, बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं था, लेकिन दूसरे ही लम्हे खामोशी के पर्दे को ऐसी गहरी गंभीर और भयानक आवाज ने चाक कर दिया। अब शको शुबा की कोई गुंजाइश नहीं रही। यकीनन कोई दरिंदा पीछा कर रहा है और लहजा बेलहजा करीब होता जा रहा है। और आखिरकार वो जो कुछ भी था नजर आ गया। हारून जिस मैदान से गुजर कर आ रहा था उसके सिरे पर झाड़ियों में हरकत हुई और एक बड़ा सा साया नमूदार हुआ और फिर मैदान में आ गया। ये अजीबो गरीब जानवर था जो कैंगरू की तरह फुदक फुदक कर पिछली टांगों पर चल रहा था। उसके अगले पैर सीने के करीब मुड़े हुए थे। जब उसने उसे देखा तो घड़ी भर के लिए उसे फिर वो पुरइसरार जानवर नजर आया जो सब्जी खेर होने के सबब बेदरर होता है, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया क्योंकि उस जानवर के मुकाबले में उसका सर बहुत बड़ा और मेंढक के सर की तरह चिपटा था। उसे यकीन हो गया कि वो कबल आज तारीख का कोई इंतहाई ताकतवर गोश्तखोर जानवर है। मैदान में आकर वो अपने अगले पैरों पर झुक गया और शू शू करके जमीन सूंघने लगा। शायद वो किसी जानदार की बो सूंघ रहा था और जाहिर है जानदार इस वक्त हारून के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। जमीन सूंघने के बाद वो बिल्कुल उस रास्ते पर हो गया जिस पर से गुजरकर हारून उधर आया था। हारून के पूरे वजूद में गर्म लहरें दौड़ गईं। अब क्या करूं? जो फालजदा शख्स की तरह अपने जिस्म को बेजान महसूस करने लगा था। लाख कोशिश के बावजूद उसके पांव जमीन से ना उठे और दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मालूम होता था पिछलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। वो बेकार सी बंदूक उसके हाथ में थी। उसकी गोली उस दरिंदे पर कोई असर ना कर पाती, इस बात का अंदाजा उसे अच्छी तरह था। फिर भी ये मुमकिन था कि वो फायर करे और बंदूक का धमाका हो तो करीब से और भी दरिंदे निकल आएंगे। ओह मेरे खुदा, रहम कर। इस वक्त जो कैफियत हो गई थी वो बहुत बुरी थी।
उसने चारों तरफ देखा, शायद कोई दरख्त या चट्टान नजर आ जाए तो उस पर चढ़कर अपनी जान बचा सके। दूर दूर तक किसी दरख्त या चट्टान का पता नहीं था। अलबत्ता छोटे छोटे दरख्त बेशुमार थे जिन्हें वो हौलनाक जानवर एक ही झटके में उखाड़ कर फेंक सकता था। अलबत्ता अब एक ही रास्ता था, वो ये कि पैरों की कुव्वत आजमाए जो इस वक्त बेजान और मंजमद हो रहे थे। लेकिन मौत का सफर हर चीज को मुतहर्रिक कर देता है। अगर उसमें थोड़ी सी कोशिश करूं तो हो सकता है मेरा पांव मेरे साथ दे जाए। लेकिन जमीन पथरीली और ऊंची नीची थी और उस पर भरपूर कुव्वत से भागना इस कदर मुश्किल काम है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। उसने बेबसी के अंदाज में चारों तरफ देखा। दाएं तरफ एक पगडंडी सी नजर आ रही थी। चुनांचे अब अपने आप को होशियार करना जरूरी था। चौंका वह हौलनाक जानवर एक बार फिर अपने पिछले पैरों पर फुदकता हुआ उस तरफ आ रहा था। हारून के अंदर जैसे जिंदगी दौड़ गई। उसने अपनी बेकार बंदूक को वहीं फेंका और अंधाधुंध उस पिगडंडी की तरफ दौड़ा। उसकी मुठियां भींची हुई थी। वो पूरी कुव्वत से दौड़ रहा था। जो दर हकीकत वही हुआ था। एक लम्हे के लिए मौत के खौफ ने अज़ाब मंजमद कर दिए थे, लेकिन मौत के खौफ ने उन्हें मुतहर्रिक भी किया। और जिस तरह अंजमात का अमल हुआ था उसी तरह दौड़ने का अमल भी वजूद में आया। वो ना जाने कितनी दूर तक दौड़ता चला गया। उसने अब तक इतनी तेज दौड़ नहीं लगाई थी। नतीजा उसका ये हुआ कि पाँव में एकदम से दर्द होने लगा। रानों में जैसे किसी ने सीसा भर दिया हो। सांस सीने में नहीं समा रही थी। उसके नथने फैल गए और मुंह खुला हुआ था, लेकिन फिर भी जिंदगी की चाहत उसे दौड़ाई जा रही थी। वो सोच रहा था कि किसी तौर इस दरिंदे से भी इस वक्त पीछा छूट जाए जो मुसलसल उसका पीछा कर रहा था। आखिरकार पांव जवाब दे गए। सीना दर्द करने लगा और अब इसमें से एक कदम भी उठाने की सकत नहीं रही। उसने पलट कर देखा। चांदनी में पिगडंडी चमक रही थी। एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि चलो जान छूटी लाखों पाए, लेकिन दूसरे लम्हे दरिंदे के पैरों की धमक, दार छाप और तेज तेज रफस की आवाज सुनाई दी जैसे हवा के झक्कड़ चल रहे हों। एक मर्तबा फिर वही दरिंदा निगाहों के सामने था, बिल्कुल सामने। और अब उसे अफसोस हो रहा था कि वो ख्वामख्वा उस मैदान में भागा। वहां तक तो वो शैतान उसकी बू सूंघता हुआ उसका पीछा कर रहा था। उसकी रफ्तार सुस्त थी। अगर वो अक्लमंदी से काम लेता तो सही तौर पर अपनी क़यामगाह तक पहुंच जाता, लेकिन घबराहट में इंसान की अकल जाती रहती है और यही हुआ था। बंदूक फेंक कर भागा और उस दरिंदे ने उसे देख लिया। वो बड़ी आसानी से उसका पीछा कर रहा था। चांदनी में उसकी अंगारा जैसी आंखें चमक रही थी और किसी गार की तरह खुला हुआ मुंह और तेज तेज दांत नजर आ रहे थे। उसने अपने अगले पैरों को हरकत दी और उसके निचले पिछले और बड़े बड़े नाखून निकाल कर वो उसकी तरफ लपका। एक चीख के साथ एक बार फिर हारून ने दौड़ लगाई। भारी कदमों की धमक और तेज जकड़ों जैसा तनफ़्फ़ुज़ उसका ताक़ुब करता रहा। उसकी ताकत जवाब दे रही थी, लेकिन वो बेतहाशा दौड़ रहा था। कदमों की धमक करीब से करीब होती जा रही थी, करीब, और उसके आसान खता हो रहे थे। 1 या 2 मिनट और उसके बाद उसे अंदाजा था कि वो दरिंदे के पंजों में दबा तड़प रहा होगा। एक बार फिर उसने अपनी ताकत को समेटा और जैसे तैसे भागा, लेकिन तब तक उसके पैर आपस में टकराए और वो लड़खड़ाकर आगे की तरफ झुका और अभी संभलने भी नहीं पाया था कि पटाख की आवाज आई और साथ ही उसके पैरों तले से जमीन सरक गई और वो कलाबाजियां खाता कहीं खिलाफ में गिरने लगा। दाएं बाएं नीचे गहरी तारीकी थी और उसके बाद तारीकी और गहरी हो गई। गालबन होशो हवास रुखसत हो गए थे। होशो हवास का रुखसत हो जाना भी बाद औकात जिंदगी का बहुत बड़ा सहारा बन जाता है और वो ना जाने कितनी देर तक बेहोश रहा। अंदाजा ये हो रहा था कि ये बेहोशी तवील नहीं थी। होश आया तो तेज बदबू की वजह से दिमाग हवा में उड़ने लगा। उसने अंधेरे में हाथ चलाए तो एक हाथ किसी सर्द सी चीज पर जा पड़ा। गोश्त का टुकड़ा मालूम होता था। दूसरे हाथ में एक बड़ी और सख्त हड्डी आई। ऊपर एक दायरे में चमकते हुए तारे नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से पता चला कि वो एक गहरे खड्ड की सतह पर पड़ा हुआ है। कुछ लम्हे तक वो अपने होशो हवास दुरुस्त करने की कोशिश करता रहा। उसके बाद उसने अपने आप को संभाला। बदन का जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था और हाथ बड़ी मुश्किल से काम कर रहे थे। एकदम से उसे दरिंदे का ख्याल आया जो उसका पीछा कर रहा था। डरते डरते उसने ऊपर देखा। उसका ख्याल था कि खड्ड के दहाने पर वो ऊपर से झांक रहा होगा, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं था और ना ही कोई ऐसी आवाज सुनाई दे रही थी जो उसकी मौजूदगी का पता देती। बमुश्किल तमाम वो अपने वजूद को संभाल कर अपनी जगह से उठा और खड्ड में घूमने लगा।
उसने सोचा कि देखूं तो सही ये कौन सी जगह है जिसने मेरी जान बचाई। खड्ड की गहराई तकरीबन 20 फुट की थी और उसकी दीवारें पेंदे से लेकर दहाने तक ढलवान थीं। खड्ड के पेंदे में गोश्त के लोथड़े पड़े हुए थे, जिनमें से बाद तो सड़ गल गए थे और उनमें ऐसी तेज बदबू उठ रही थी कि सांस लेना दूभर था। उनमें जहरीलापन साफ महसूस हो रहा था। वो गोश्त के लोथड़ों से टकरें खाता हुआ खड्ड में घूमता रहा कि अचानक उसका सर किसी सर्द और सख्त चीज से टकरा गया। खड्ड के बीचों बीच एक सतून गड़ा हुआ था जो इतना ऊंचा था कि वो अपने हाथ से ऊपरी सिरा ना छू सका। सतून पर किसी चिकने चिकने मैदे की लेप सी लगी हुई थी। अचानक ही उसे ख्याल आया कि उसकी जेब में मोमबत्ती मौजूद है। उसने जेब को टटोला, खुदा करे मोमबत्ती और माचिस मौजूद हो। बहरहाल ये चीजें उसे मिल गईं। उसने एक मोमबत्ती जलाकर उसकी लड़ती हुई शुआ में खड्ड को देखा। ये खड्ड इस तरह का था जैसे शेरों और हाथियों को पकड़ने के लिए बनाया जाता है और उसके लिए यकीनन इंसानी हाथों की कार्रवाई जरूरी होती है। इसका मतलब है कि ऐसी कोई कार्रवाई यहाँ की गई है और यकीनन उसे किसी इंसानी हाथों ने बनाया है। सतून कोई 9 फुट बुलंद था और उसकी चोटी नोकदार थी और वो ऊपर से नीचे तक जमे हुए खून की वजह से स्याह हो रहा था। नीचे जानवरों के गोश्त के टुकड़े पड़े हुए थे। बात आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही थी। यूं होता होगा कि खड्ड के दहाने को घास से ढक दिया जाता होगा और जब कोई जानवर इस पर कदम चलता होगा तो 20 फुट की बुलंदी से सतून की नोक पर गिरकर खत्म हो जाता होगा। प्रोफेसर गादी ने एक बार कहा था कि यहाँ इंसान नहीं रह सकते थे क्योंकि अपने मामूली हथियारों से वो अपने आप को कोई खूंखार दरिंदों से नहीं बचा सकते। लेकिन अब ये बात साफ थी कि इस सिता के बाशिंदे किस तरह खूंखार दरिंदों को खत्म करते हैं। यहाँ के बाशिंदों ने खड्ड की तरकीब निकाल ली थी और इस तरह रफ्ता रफ्ता इस जगह को महीब जानवरों से पाक करते जा रहे थे। खड्ड की दीवारें चौंका ढलवान थी, इसलिए हारून ने ये अंदाजा लगाया कि अगर वो कोशिश करे तो ऊपर तक पहुंच सकता है। लेकिन एक ख्याल दिल में बार बार आ रहा था कि कहीं वो खौफनाक दरिंदा उसकी घात में ना बैठा हो। फिर उसके जहन में प्रोफेसर गाजी और प्रोफेसर अहमद की गोश्तखोर दरिंदों के बारे में बहस याद आ गई। कबल आज तारीख के गोश्तखोर जानवरों में अकल का मादा नहीं होता, इसलिए वो दुनिया से नापीद हो गए। सुबह की फैलती हुई रोशनी और जंगल की खामोशी ने उसकी ढारस बंधाई और आखिरकार उसने वहां से कदम उठा दिए। जिस तरफ से आया था उसी सिमत वापस चल पड़ा। मैदान में उसे अपनी बंदूक पड़ी मिली तो उसने उसे उठा लिया। उस चश्मे के किनारे की तरफ चल पड़ा जो उसे उसकी क़यामगाह तक पहुंचा सकता था। अचानक ही सुबह की सुहानी और खामोश फिजा में क़यामगाह की तरफ से बंदूक का धमाका सुनाई दिया और वह ठटक कर रुक गया। लेकिन उसके बाद कोई आवाज सुनाई नहीं दी। एक लम्हे के लिए उसके दिल में यह परेशान कुन ख्याल गुजरा कहीं के कहीं दूसरे लोग किसी मुसीबत में ना फंस गए हों। लेकिन फिर फौरन ही बड़ा खुशगवार ख्याल आया, वो ये कि सुबह को जब वो लोग उठे होंगे उसे ना पाकर परेशान हुए होंगे और उन्होंने समझ लिया होगा कि वो जंगल में कहीं भटक गया है। चुनाचा उसने बंदूक इसलिए दागी होगी कि हो सकता है वो आवाज की सिमत चलता हुआ अपनी ख़यामगाह तक पहुंच जाए। इसमें शक नहीं कि बंदूक दागने की हर एक को ममानत थी। लेकिन जब उन्हें अपने एक साथी की जान खतरे में नजर आई तो उन्होंने गोली चला दी। इस ख्याल के आते ही वो तेजी से उस जानब चल पड़ा जहां उनकी क़यामगाह थी। थकन का कोई ठिकाना ही नहीं था। रफ्तार उतनी तेज भी नहीं थी जितनी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मानूस जगह जल्द ही पहुंच गया। दाएं तरफ प्रोडक्टाइल का अड्डा और सामने मैदान था। उसके बाद उस जगह के दरमियान दरख्तों का आखिरी जंगल हाय था। उसने अपने साथियों को आवाजें दी ताकि उनकी परेशानी दूर हो, लेकिन कोई जवाब ना मिला। और जब ऐसा जवाब ना मिला तो एक बार फिर एक नामालूम अंदेशा उसके दिलो दिमाग पर मुसल्लत होने लगा। उसने अपनी तेज रफ्तारी को दौड़ में तब्दील कर दिया। थोड़ी ही देर बाद वो अपनी क़यामगाह कमीनगाह के सामने खड़ा हुआ था, लेकिन उसने देखा कि उस जगह का दरवाजा चौपट खुला हुआ है। वो जल्दी से अंदर दाखिल हो गया। अंदर का नजारा देखकर उसके हाथों के तोते उड़ गए। तमाम सामान बिखरा पड़ा था और बुझे हुए अलाव के करीब पत्थर खून से सुर्ख हो रहे थे और उसके 3 साथियों का कोई पता नहीं था। हारून जैसे दीवाना हो गया और बाहर आकर दौड़ दौड़ कर अपने साथियों को आवाजें देने लगा, लेकिन कोई जवाब ना मिला। अब एक खौफनाक ख्याल उसके जहन में गर्दिश करने लगा कि वो यहाँ बिल्कुल अकेला रह गया है। उसे इस भयानक दुनिया से निकलने का कोई अमकान नहीं। उसके हवास गुम होने लगे।
अब उसे पता चला कि उसने अपने साथियों के बगैर किस तरह एक गलत अमल किया। उसकी कैफियत ऐसे हो गई जैसे कोई बच्चा अपने वालिदैन से बिछड़ गया हो। कुछ देर तक उस पर यही कैफियत तारी रही। फिर उसने सोचा कि आखिर उन लोगों पर क्या आफताब पड़ी होगी। यहाँ बिखरी हुई चीजों से इतना तो अंदाजा हो रहा था कि जरूर किसी ने हमला किया होगा, और इस वक्त जब उसने बंदूक की आवाज सुनी होगी वही उस हमले का वक्त होगा। लेकिन ताज्जुब की बात है कि एक ही गोली चलाई गई। क्या मतलब था इसका? फैसला पल भर में हो गया होगा। उन्हें दूसरी गोली चलाने का मौका ही नहीं मिला। राइफलें भी यहीं पड़ी हुई थी और उन्हें उठा कर देखने के बाद ये अंदाजा हुआ कि नौरोज की बंदूक में एक कारतूस कम है। इसका मतलब है कि गोली नौरोज ने चलाई थी। प्रोफेसर गाजी और प्रोफेसर अहमद के कंबल बता रहे थे कि जिस वक्त हमला हुआ वो दोनों सो रहे थे। गोश्त के डब्बे चूर चूर पड़े हुए थे, कुछ सामान गायब भी था। उससे इतना तो साबित हुआ कि जानवरों ने हमला किया होगा। अगर इंसान हमला करते, मतलब ये कि अगर मकामी इंसान हमला करते तो तमाम सामान अपने साथ ले जाते। लेकिन जानवर कितने थे? क्या बहुत से या फिर एक? अगर एक ही देवनमा जानवर था तो फिर उन लोगों का क्या हुआ? और अगर ज्यादा जानवर थे तो उन लोगों के जिस्मों की धज्जियां उड़ा देते। कम से कम उनके जिस्मों के टुकड़े तो यहाँ जरूर मौजूद होते। अलाव के गिर्द जमे खून से पता चलता था कि यहाँ तशद्दुद की हवा है। हो सकता है वही दरिंदा जो रात को मेरा ताकुब कर रहा था मेरे साथियों में से किसी को मुंह में दबोच कर आसानी से भाग गया। लेकिन अगर ऐसा होता तो उसका ताकुब किया जा सकता था, और वो दरिंदे का पीछा करते तो बंदूकें जरूर साथ ले जाते। बंदूकें तो सारी की सारी यहीं पड़ी हुई थी, और जितना सोच रहा था उतना ही उलझता जा रहा था। एक बार फिर उसने जंगल में अपने साथियों को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कोई ऐसा निशान नहीं मिला जिससे उसके साथियों का पता चलता। एक मर्तबा वो खुद रास्ता भूल गया और 1 घंटे तक जंगल में भटकता रहा। फिर अचानक ही उसे बलोची याद आया, एक ऐसा इंसान जिसने वफादारी का एक रिकॉर्ड कायम किया था, एक अनोखी शख्सियत, इंतहाई वफादार जो आन की आरज़ुओं का मुंतजिर रहता है। वो दौड़कर उस जगह के किनारे पर आया। मीनार नुमा चट्टान के कदमों में ठंडे अलाव के करीब गरोची कंबल में कुलबुला रहा था। लेकिन उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि गरोची के करीब ही एक और शख्स भी बैठा हुआ है। वो इस ख्याल से खुश हुआ कि कोई वहां पहुंच गया। हो सकता है ये इन तीनों में से कोई हो, यानी प्रोफेसर अहमद, प्रोफेसर गाजी। लेकिन फिर जब उस गौर से उसने देखा तो ये शख्स संताली बाशिंदा था। हारून ने गुरुजी को आवाज देते हुए अपना रुमाल हिलाया और उसने ऊपर देखकर जवाब में अपना हाथ हिलाया और मीनार नुमा चट्टान पर चढ़ने लगा। कुछ देर के बाद वो सामने की चोटी पर खड़ा हुआ बड़ी तवज्जो से उसकी जानब देख रहा था। गुरुजी, क्या तुम्हें प्रोफेसर गाजी, नौरोज या प्रोफेसर अहमद के बारे में मालूम है? नहीं। क्यों, क्या हुआ उन्हें? वो गायब हो गए। कैसे? और जवाब में हारून ने उसे चीख कर सारी दास्तान सुनाई। गुरुजी ने कहा, यकीनन उन्हें शैतान ले गए। आप शैतानों की सरजमीन पर हैं। अब जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आप इस जगह आ जाएं, वरना आपको भी शैतान उठा ले जाएगा, गुरुजी ने कहा। मगर मैं कैसे आ जाऊं उधर? हारून ने सवाल किया। आप वहां हैं जहां बैलें तो होंगी, और आप उन्हें काट कर मेरी तरफ फेंक दें। मैं उन्हें चट्टान पर बांध कर एक पुल तैयार कर लूंगा। यहाँ इतनी मजबूत जगह नहीं है जो इसके काम आ सके। मेरा मतलब है कि बेलें इतनी मजबूत नहीं। तो फिर आप एक रस्सा मंगवा लीजिए। क्या? उसका मुंह हैरत से फैल गया। उसने सोचा कि कहीं गुरुजी भी पागल हो गया हो, वरना ऐसी फजूल मत ना करता। रस्सा मंगवा लूं? हाँ। कहाँ से? संतालियों के गांव से। क्या समझे? संतालियों के गांव से? मुझे तो ऐसा कोई गांव नजर नहीं आया। ये शख्स जो मेरे पास बैठा हुआ है संताली है। ये हमारे उन साथियों में से एक है जो गद्दारी करके भाग गए थे। दूसरे ने रास्ते में उसे पेट कर तमाम चीजें उससे छीन ली, और अब ये हमारे शर्मिंदगी के यहाँ आ गया है। ये मेरा काम कर सकता है और हमसे वफादारी का ऐलान कर रहा है। कैसे किया जाए? मैं कोशिश करता हूं आप मुतमिन रहें और एहतियात रखें, गुरुजी ने कहा। उसके बाद दोबारा हारून को तसल्लियां देता रहा और अपनी खिदमत पेश करता रहा।
उधर मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपके लिए वहां से यहाँ तक आने का बंदोबस्त कर सकूं। आप उन लोगों को तलाश कीजिए, मुमकिन है कि वो आपको मिल जाएं। हारून के लिए इसके अलावा कोई चाराकार भी नहीं था। चुनाचा वो वहां से वापस पलट पड़ा और उस वीरान जगह पहुंच गया जहां को रात को वो अपने तीनों साथियों को छोड़ गया था, लेकिन अब भी उनका कहीं नामो निशान नहीं था। इस वीरान मस्कन में बैठकर उसने आगे के बारे में सोचा। गुरुची ने जो तजवीज पेश की थी वो ये थी कि वापस किसी न किसी तरह इस तरफ पहुंच जाए, लेकिन इस वक्त उसने ये तजवीज मंजूर कर ली थी, और भी सिर्फ इसलिए कि वो बेहद खौफजदा था। अलबत्ता जब यहाँ उस वीरान मस्कन में बैठकर उसने आगे के बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि ये तो इंतहाई बुज़दिली की बात है। हकीकत ये है कि बात सिर्फ प्रोफेसर गाजी की और उसके दरमियान थी। अहमद और नौरोज को तो बेवकूफ़ बनाया गया था। प्रोफेसर गाजी ने यहाँ तक आने के लिए उन लोगों को बड़े नफसियाती अंदाज में आमादा किया था। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि प्रोफेसर गाजी की ये कोशिश काफ़ी कामयाब रही थी। अहमद और नौरोज पूरी तरह इस माहौल के सहर में जकड़े हुए थे, लेकिन ना जाने बेचारों के साथ क्या हुआ और खुद प्रोफेसर गाजी किस चक्कर में आ गया। जो हौलनाक नज़ारे यहाँ उस वीरान में मस्कन में बिखरे हुए थे, जो अंदाजे कायम हो रहे थे, वो बड़े ही सनसीखेज थे। लेकिन मेरा इस तरह उन लोगों को छोड़कर यहाँ से भाग जाना निहायत ही बुज़दिली की बात है, जबकि उनकी लाशें मेरे सामने नहीं आईं। कम से कम इस बात का यकीन तो हो जाए कि वो जिंदा नहीं हैं। उसके बाद इस जगह को अबूर करके मीनार तक पहुँचने का तसव्वुर किया जा सकता है। हालांकि इस चौड़ाई को अबूर करना एक तरह से मौत को गले लगाने के मुतरादिफ था। अब जिस्म में इतनी कुव्वत नहीं रही थी कि इस हौलनाक रास्ते को या बेल की मदद से अबूर किया जा सके। बहरहाल ये तो बाद की बात थी। सोचना यह था कि उन लोगों को कैसे तलाश किया जाए। दिन गुजरता रहा। एक अजीब सी नहूसत पूरे दिन पर सवार रही। माहौल उदास उदास सा था। कई बार अचानक ही उठ कर वो बाहर निकला। उसने दूर दूर तक निगाहें दौड़ाईं, कहीं कोई धब्बा मुतहरिक नजर आ जाए जिस पर उसके साथी का शुबा हो सके। वो कोशिश करके वहां तक पहुंच जाए, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई। यहां तक कि रात हो गई। उस पुरइसरार वीराने में रात गुजारना बड़ा ही दहशत अंगेज था, और खास तौर से इस तसव्वुर के साथ कि यहाँ कोई इंतहाई संगीन वाकया पेश आ गया है। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी ये रात भी ऐसी ही किसी संगीन वाकये का मज़र हो और यहाँ सिर्फ मैं अकेला नहीं मिलूं। हारून ने सोचा, और फिर उसने ये फैसला किया कि उसी दरख्त पर अपने लिए जगह बनाई जाए जिस पर वो पहले ही चढ़ चुका है। चुनाचा आहिस्ता आहिस्ता वो दरख्त पर जा चढ़ा और फिर एक ऐसी मजबूत टहनी पर बैठ गया जहां से नीचे गिरने का खतरा ना हो। दरख्त पर बंदर की तरह बैठे बैठे इब्तिदा में तो थोड़ी सी तकलीफ हुई, लेकिन रफ्ता रफ्ता पकोटे बुझल होकर बंद होने लगे और नींद जहन पर हमला करने लगी। 2-3 बार झोंक में नीचे गिरते गिरते बचा तो एहसास होने लगा कि क्या दरख्त पर रात गुजारी जा सकती है। अगर कहीं झोंक में नीचे जा गिरा तो हड्डियों का सुरमा हो जाएगा। कई बार ऐसे होते होते बचा। हालांकि शाख का खासी उलझी हुई थी, लेकिन फिर भी इंसान और बंदर में फर्क तो होता है। नींद थी कि टूटी पड़ रही थी। गालबन शदीद थकन की नींद की ताकत बढ़ा दी थी। चुनाचा जल्लाहट में नीचे उतर आया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। आखिरकार दरवाजा बंद किया और अपने गिर्द कई अलाव रोशन कर दिए, जो खाने पीने को मिला से खाकर पेट की आग बुझाई और उसके बाद जमीन पर लेटकर आंखें बंद कर ली। इस वक्त नींद और थकन की शिद्दत ने जहन से हर खौफ को निकाल दिया और उसने सोच लिया कि अब जो होगा देखा जाएगा। ज्यादा चक्कर में पड़ना बेकार है। चुनाचा गहरी नींद आ गई और सुबह उस वक्त जागा जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने बिजली किसी तेजी के साथ पलटकर बंदूक संभाली और हाथ रोकने वाले को देखने लगा, लेकिन जो कुछ उसने देखा उसे देखकर आंखों पर यकीन ना आया। वो नौरोज था, यकीनन वो नौरोज ही था, लेकिन उसकी कैफियत इतनी खौफनाक थी कि देखकर सांस रुक जाए। एक खौफनाक वीरानी उसके चेहरे पर बरस रही थी। जिस्म के कपड़े छीछड़े होकर लटक रहे थे और वह यूं गहरी गहरी सांसें भर रहा था जैसे सीना फटा जा रहा हो। उसकी खूबसूरत आंखों से वहशत जान रही थी और मुंह पर हवाइयां उड़ रही थीं। नौरोज काफी देर तक हैरानी से उसे देखता रहा। फिर उसने उसके बाएं सिमत उन चीजों को के ढेर को देखा जो शायद उसने समेटकर पोटली बांध ली थी। बेमुश्किल तमाम उसकी आवाज उभरी, खुदा के लिए जल्दी उठ जाओ, खुदा के लिए। ये आवाज डरती हुई और बेहद खौफजदा थी से डूबी हुई थी। उसने फिर कहा,
एक एक लम्हा कीमती है, दोनों बंदूकें उठा लो। दूसरी दो मेरे पास हैं, अपनी जेबें कारतूसों से भर लो। जल्दी करो भाई, और यहाँ ये गोश्त के डब्बे भी साथ ले लो। 6-7 काफी हैं, जल्दी करो। लेकिन नौरोज, खुदा के लिए इस वक्त कोई सवाल मत करो, चलो भागो, हमारा खात्मा करीब है। हारून अभी तक ख्वाब के आलम में था और इसी हालत में वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने नौरोज की हदायत पर अमल किया और इसके साथ ही उस जगह से बाहर निकल आया। उसके दोनों कंधों से बंदूकें लटक रही थीं, हाथों में गोश्त के डब्बे थे। छदरी छदरी झाड़ियों से गुजरते हुए दोनों घनी झाड़ियों के बीच में पहुंच गए। उनमें कांटे उगे हुए थे, लेकिन नौरोज का अंदाजा कुछ इस तरह का था कि उस वक्त उन कांटों की भी परवाह नहीं हो रही थी। चुनाचा आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों में घुसकर आखिरकार एक बड़े झाड़ के नजदीक वो रुका और बोला, अंदर आ जाओ। ये जगह किसी कदर महफूज है क्योंकि वो सबसे पहले हमारी रिहाइश गाहों का रुख करेंगे और हमें ना पाकर इधर उधर भटकेंगे, लेकिन वो यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन नौरोज, कुछ तो बताओ, आखिर ये सब कुछ क्या है? हारून ने परेशान लहजे में कहा, क्या बताऊं? दोनों प्रोफेसरों का क्या बताऊं? और ये बताओ कि हम किन लोगों से छुपते फिर रहे हैं? बिन मानसों से, नौरोज ने जवाब दिया। क्या? हाँ, वो जिस कदर वैशी हैं तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और सुनो, ऊंची आवाज में बात ना करो। उनकी आंखें और कान बहुत तेज होते हैं, लेकिन उनमें सूंघने की कुव्वत नहीं है, इसलिए वो हमारी बो नहीं सूंघ सकते। लेकिन नौरोज, मुझे आगे की कहानी सुनाओ। तुम बताओ, पहले तुम कहाँ थे? मैं एक पुरइसरार कारनामा सर अंजाम दे रहा था। हारून की वो इंसानी जबलत उभर आई थी जो इंसान की फितरत का खासा होती है। हालांकि शदीद खौफ का आलम था, लेकिन वो अपनी दास्तान सुनाए बगैर ना रह सका। नौरोज ने कहा, खुदा का शुक्र करो कि तुम बच गए। अब तुम प्लीज मुझे अपने बारे में बताओ, हारून ने सवाल किया। कल सुबह की बात है कि दोनों प्रोफेसर जाग उठे थे और बहस करने की बजाय अपने बिस्तरों पर जमाइयां ले रहे थे कि अचानक बिन मानसों की बरसात हो गई। वो पके हुए अमरूदों की तरह टिपा टिप अंदर गिरने लगे। मेरा ख्याल है कि वो रात ही को दरख्तों पर जा चढ़े होंगे और दरख्त के उनके वजनी बोर्ड से झलक गया होगा। बहरहाल अब इस वक्त के सिवा कोई चाराकार नहीं था कि हम उनसे कोई मुकाबला करें। मैंने बंदूक उठाई और अफरा तफरी में एक बानस की खबर ली। मेरी गोली उसके सीने में प्यूसत हो गई, लेकिन मुझे दूसरी गोली चलाने का मौका नहीं मिला और वो हमसे लिपट गए। हमें जमीन पर उल्टाकर उन्होंने हमारी पिटाई शुरू कर दी। एक एक के सीने पर 3-3 बिन मानस सवार हो गए। और मैं तुम्हें बताऊं, हैरत अंगेज बात सुनो हारून, उनमें से हर बिन मानस के हाथ में टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी का टुकड़ा और दूसरे में एक बड़ा पत्थर था। हमें यूं भी बेबस कर देने के बाद वो आपस में अपनी जुबान में बात करने लगे और फिर उन्होंने मजबूत बैलों से हमारे पैर बांध दिए। कुछ बिन मानस अपने जख्मी साथी को उठाकर एक तरफ चल दिए और दूसरे दायरा बनाकर हमारे गिर्द बैठ गए। उनकी आंखों से बेपनाह नफरत झलक रही थी और यूं लग रहा था जैसे वो हमारे खून के प्यासे हों। वैसे तुम्हें यह सुनकर हैरान होगी कि कदरों काहट वो इंसानों ही के बराबर थे, लेकिन ताकत में कई गुना ज्यादा। गुच्छेदार भुवों के नीचे उनकी आंखें वहशियाना तौर पर चमक रही थीं और वो बैठे हुए हमें घूर रहे थे। लेकिन प्रोफेसर गाजी गुमा की शख्सियत है। मैं उस शख्सियत के बारे में कुछ कह सकता हूँ कि उसके सीने में दिल ही नहीं था। इस वक्त भी वो घबरा सा गया था। बहरहाल मुश्किल से वो उठा और उन बिन मानसों की तरफ देखकर कहा कि हमें मार डालो ताकि इस मुदाबत से निजात मिले। यकीनी तौर पर प्रोफेसर गादी की कैफियत उससे पहले कभी किसी ने ना देखी होगी। ओह, फिर हारून ने कांपते हुए पूछा। लहजा धीमा रखो, मैं अजीब सी सरसराहटें सुन रहा हूँ। नौरोज ने चारों तरफ देखते हुए कहा, हाँ, आगे की बात बताओ। Perfect.